चार रोग एवं उपचार। विषाणु जनित रोग, जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला विषाणु। जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज है, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है जो जीवाणु को संक्रमित करता है। अन्य प्रकार के वायरस की भांति इसमें प्रोटीन की परत तथा इसके भीतर न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाएं में कोई एंजाइम नहीं होती है? इसका आंसर ही हो जाएगा ई। विषाणु शब्द लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ विष अणु है। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। सामान्यतः विषाणु में एंजाइम अनुपस्थित होता है, किंतु कुछ विषाणुओं यथा रेट्रोवायरस आदि में कुछ एंजाइम पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल है के खंड है। विषाणु पोषण कोशिकाओं के बाहर ना तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और न ही इसका द्विगुणन हो सकता है। लाइकेन जीवाणु तथा शैवाल में भी एंजाइम उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? बी, डेंगू। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? डेंगू। डेंगू ज्वर में हड्डियों तथा जोड़ों में भयंकर पीड़ा तथा तेज ज्वर होता है। यह एक प्रकार का विषाणु वायरस के संक्रमण से होता है, जिसे क्यूलेक्स फेंटिगिस, एडिस एल्बोपिक्टस या एडिस एजिप्टी नामक मादा मच्छर फैलाते हैं। यह रोग महामारी के रूप में अचानक फैलता है। इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। ए, वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है वायरस और मादा एडिस मच्छर द्वारा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? ए, प्लेटलेट्स की। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। डेंगू बुखार से पीड़ित रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। चूंकि प्लेटलेट्स शरीर में रक्तस्राव रोकने की प्रमुख भूमिका निभाते हैं, अतः इसकी कमी से असामान्य रक्तस्राव हो सकता है। पीला बुखार निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? पीला बुखार निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? पित्त ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक रोग है। इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु होता है, जिसका संचलन एडिस जाति के मच्छरों के द्वारा होता है। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? डी, जापानी इंसेफेलाइटिस। एडिस एल्बोपिक्टस, जिसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है, पित्त ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया तथा सेंट लुइस इंसेफेलाइटिस आदि रोगों के कारक विषाणु का वाहक होता है। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का कारक फ्लेविविराइडी कुल का विषाणु होता है। इस विषाणु के वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर, मुख्यतः क्यूलेक्स ट्रिट्री न्यूरिंकस और फ्लेविवार्डस होता है। इस विषाणु से मानव एवं जंतु, मुख्यतः सुअर एवं जंगली पक्षी संक्रमित होते हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग में मानव मस्तिष्क प्रभावित होता है। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना इस रोग के उन्मूलन में सहायक होता है। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? मस्तिष्क। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? मस्तिष्क। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी इंसेफेलाइटिस के। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी इंसेफेलाइटिस के। फिर आगे हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? सी, विषाणुओं के द्वारा। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? विषाणुओं के द्वारा। पानी से डरने की प्रक्रिया हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। इसमें रोगी पानी के सामान्य प्रयोग से नहीं डरता, लेकिन नदी, झील, समुद्र के पास जाने से या तैरने से घबराता है। हाइड्रोफोबिया रेबीज का पुराना नाम भी है। रेबीज का विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है डी, मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संक्रमण से मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है बी, रोटा वायरस। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है रोटा वायरस। विषाणुओं, जीवाणु एवं अन्य परजीवियों के संक्रमण के फलस्वरूप अतिसार रोग हो सकता है। वयस्कों में अतिसार का प्रमुख कारक नोरो वायरस है, जबकि बच्चों में रोटा वायरस का संक्रमण अतिसार का प्रमुख कारण है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ए, पेंडेमिक। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्रों में फैलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पेंडेमिक। जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है
तो ऐसी स्थिति एंडेमिक कहलाती है। जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में तेजी से फैलता है तो ऐसी स्थिति को एपिडेमिक कहलाती है। एपिडेमिक स्थिति का ही विश्व के बृहद क्षेत्रों में विस्तार पेंडेमिक कहलाता है। निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? बी, मम्स, रेबीज, हर्पीज। इनमें से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां? मम्स, रेबीज, हर्पीज। मम्स या कंठमाला रोग एक विषाणु जनित रोग है जिसमें पैरोटिड ग्रंथि कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती है। रेबीज भी विषाणु जनित रोग है। हर्पीज रोग का कारक भी विषाणु है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है? पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है? बी, दूषित भोजन तथा जल से। दूषित भोजन तथा जल से। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियोमेलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। इसमें रोग कारक जीव का संचरण दूषित भोजन तथा जल द्वारा होता है। इससे प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम है। यह विषाणु वायरस मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु स्पाइनल कोड में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है। परिणाम यह होता है कि मस्तिष्क पेशियों को कार्य करने का जो निर्देश देता है वह तंत्रिकाएं उन तक पहुंचाने में अक्षम हो जाती है और पैरों को में पक्षाघात पैरालाइसिस हो जाता है। पोलियो का कारण है बी, विषाणु द्वारा। पोलियो के टीके की खोज किसने की? जोनास सॉल्क ने। पोलियो के टीके की खोज किसने की? जोनास सॉल्क ने। पोलियो के टीके की खोज सर्वप्रथम जोनास सॉल्क ने 1952 में की। पोलियो बच्चों में होने वाला एक अत्यंत घातक रोग है जिसमें ये विकलांग हो जाते हैं। ज्ञातव्य है कि यह रोग पोलियो वायरस द्वारा आता है जिसमें प्रभावित होने वाला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS है। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया जोनास सॉल्क ने। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया जोनास सॉल्क ने। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? टीटेनस। साल्क टीका निम्नलिखित से किस व्याधि से संबंधित है? टीटेनस। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? डी, क्षय रोग। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? क्षय रोग। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो पोलियोमेलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। रेबीज एवं खसरा विषाणु जन्य रोग है जबकि तपेदिक या क्षय रोग एक संक्रामक रोग है जिसका कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु है। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाइवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? डी, पोलियो। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाइवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया? पोलियो। भारत सरकार ने हाल ही में ट्राइवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन के स्थान पर देश में बाइवैलेंट वैक्सीन प्रयोग करने का निर्णय लिया। ट्राइवैलेंट वैक्सीन में 3 प्रकार के पोलियो विषाणुओं टाइप 1, टाइप 2 एवं टाइप 3 से लड़ने की क्षमता थी। चूंकि वर्ष 1999 के बाद विश्व में कहीं भी टाइप 2 विषाणु नहीं पाया गया इसलिए अब यह वैक्सीन देना जरूरी नहीं रह गया है। इसकी जगह बाइवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन का प्रयोग टीकाकरण में होता है जिसमें पोलियो विषाणु टाइप 1 एवं टाइप 3 से लड़ने की क्षमता है। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? डी, उपरोक्त सभी। MERS मर्स, SARS सॉर्स और कोविड-19। 2019 में कोरोना वायरस एक नवीनतम प्रकार नोवल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 2019 nCoV की खोज हुई जो कि कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी का कारण है। कोरोना वायरस से संबंधित अन्य प्रमुख बीमारी है SARS सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एवं मर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ACE2 का पद उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? डी, विषाणु जनित रोगों का प्रसार। ACE2 का पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? विषाणु जनित रोगों का प्रसार। ACE2 एंजियोटेंसिन परिवर्तित एंजाइम 2 कई प्रकार की कोशिकाओं की सतह पर मौजूद एंजाइम है। यह एंजाइम बड़े प्रोटीन को विभाजित कर छोटे प्रोटीन उत्पन्न करता है। उदाहरणार्थ अपनी सतह पर स्पाइक जैसे प्रोटीन का उपयोग करते हुए SARS-CoV-2 वायरस ACE2 से बंध जाता है। ACE2 कोविड-19 वायरस के लिए एक सेल्यूलर द्वार के रूप में कार्य करता है। पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है? राइनोवायरस। पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है? राइनोवायरस पैथोजिन सामान्य जुकाम कोल्ड के लिए उत्तरदायी है। जुकाम एक संक्रामक रोग है जो छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से संचरित होता है तथा इसमें रोगी को सिरदर्द, हल्का ज्वर एवं नाक व आंख से पानी गिरता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डी, 1, 2, 3। जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को ये संक्रमित कर सकते हैं। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं तीनों को। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। विषाणु जीवित कोशिकाओं से युक्त किसी भी प्राणी को संक्रमित कर सकते हैं जैसे पशु, पौधे, कवक तथा जीवाणु। किस सूक्ष्म जीव द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस के द्वारा। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस के द्वारा। हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी HBV नामक वायरस के कारण होता है। इस व्याधि के कारण यकृत, लीवर में सूजन एवं जलन पैदा हो जाती है। हेपेटाइटिस बी वायरस हेपा DNA वायरस परिवार का एक सदस्य है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है? DNA वायरस है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है DNA वायरस।
हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर में सीधा प्रभावित होने वाला अंग है ए यकृत लीवर। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर में मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है यकृत लीवर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? डी हेपेटाइटिस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है? हेपेटाइटिस। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? बी यकृत शोथ सी का टीका होता है जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं होता है। हेपेटाइटिस यकृत के सूजन की अवस्था है जिसके लिए मुख्यतः हेपेटाइटिस विषाणु उत्तरदायी होता है। हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमित व्यक्ति के रक्त, वीर्य आदि से तथा संक्रमित माता से उसके नवजात शिशु को संचरित होता है। इस प्रकार यकृत शोथ हेपेटाइटिस बी विषाणु काफी कुछ एचआईवी की तरह ही संचरित होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकलन के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 240 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी से लगभग 71 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी विषाणु से संक्रमित है। दूसरी ओर अब तक 70 मिलियन से कुछ अधिक लोग एचआईवी विषाणु से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से लगभग 35 मिलियन की मृत्यु हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि हेपेटाइटिस बी का टीका होता है जबकि हेपेटाइटिस सी का कोई टीका उपलब्ध नहीं। इस प्रकार विकल्प बी का कथन सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि 28 जुलाई 2018 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर भारत सरकार के तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का नई दिल्ली में शुभारंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? डी पोलियो बंदर। पोलियो बंदर। प्लेग एक संक्रामक रोग है जो चूहों द्वारा फैलता है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया पागल कुत्ते के काटने से फैलता है। टेप व फीता कृमि सुअर का अधपका मांस खाने से हमारे शरीर में पहुंचता है। पोलियो बंदर से नहीं बल्कि पोलियोमेलाइटिस विषाणुओं द्वारा होता है तथा दूषित भोजन व जल द्वारा फैलता है। यह एक संक्रामक या श्वसन रोग है जो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। बी केवल 3 चेचक स्मॉल पॉक्स। चेचक स्मॉल पॉक्स। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भारत में 3 प्रमुख रोगों यथा चेचक, गिनी वॉर्म तथा पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। अप्रैल 1977 से में भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा फरवरी 2000 में भारत को गिनी वॉर्म रोग मुक्त देश घोषित किया गया था। 27 मार्च 2014 को भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त देश का दर्जा प्रदान किया गया। निम्नलिखित कारणों पर ध्यान दीजिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1, 2, 4 सही है। लैंगिक संभोग से एड्स का संचरण होता है, रक्ताधान से और अपरा प्लेसेंटा के संपर्क से। एड्स रोग एचआईवी द्वारा होता है जिसमें शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। यह एक अत्यंत घातक एवं जानलेवा रोग है जो लैंगिक संभोग, दूषित रक्तादान तथा संक्रमित माता से अपरा प्लेसेंटा के संपर्क द्वारा संचरित होता है। किंतु सूखे चुंबन, खांसी, छींक और मच्छरों या अन्य रक्त चूसक कीटों के काटने से एड्स संचरण नहीं होता है। एचआईवी एड्स रोग नहीं फैलता है। सी मच्छर के काटने से एचआईवी रोग नहीं फैलता है। एक रोगग्रस्त मानव के शरीर के निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। सूजे हुए लसिका पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप, वजन का घटना। इनमें से कौन एड्स के लक्षण है? चारों एड्स के लक्षण है। एड्स एक विषाणु जन्य रोग है जिसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। इस रोग में कई प्रकार के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसमें सूजे हुए लसिका पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति लोप होना, वजन का घटना, थकावट इत्यादि प्रमुख। इसमें शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि रोगी कई प्रकार के संक्रमण रोगों के कारण मृत्यु हो जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित हो जाती है। एड्स में टी लिम्फोसाइट पूर्णतः नष्ट हो जाती है। नीचे दिए गए कूटों की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ए सही और आर, ए और आर दोनों सही। आर ए का सही विवेचना है। आगे, टी लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जो रोगों से लड़ने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की सहायता करती है। जब एचआईवी का संक्रमण होता है तो ये कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी क्षीण होने लगती है। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है डी एड्स। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है एड्स। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस द्वारा अत्यंत घातक रोग एड्स होता है। एड्स का पूरा रूप एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है जिसका अर्थ है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्षीण हो जाना। सर्वप्रथम यह रोग वर्ष 1981 में मध्य अमेरिका में प्रकट हुआ था किंतु आज यह अनेक देशों में फैल चुका है। T4 लिम्फोसाइट एचआईवी की प्रमुख पोषक या लक्ष्य कोशिकाएं, होस्ट और टारगेट सेल्स होती है। एड्स का कारण है सी वायरस विषाणु। एड्स का कारण है वायरस विषाणु। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? सी विषाणु द्वारा। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? विषाणुओं द्वारा। एड्स विषाणु में होता है सी आरएनए प्लस प्रोटीन। एड्स विषाणु में होता है आरएनए प्लस प्रोटीन। एचआईवी एक तरह का रेट्रो वायरस है। आरएनए के निर्माण के लिए आनुवांशिक सूचना देने वाले वायरस के प्रकार को रेट्रो वायरस कहते हैं। एचआईवी धनात्मक एकल रेशे वाले आरएनए की 2 प्रतियों से मिलकर बना होता है।
एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है डी रेट्रो विषाणु का। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है रेट्रो वायरस का। निम्नलिखित में से कौन रोग कारक जीवाणु नहीं होता है? ए एड्स। निम्नलिखित में कौन सा रोग कारक जीवाणु नहीं होता? एड्स। एड्स किसके कारण होता है? डी विषाणु वायरस के द्वारा। एड्स किसके कारण होता है? विषाणु वायरस के द्वारा। एड्स विषाणु जन्य रोग है, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस द्वारा होता है। एड्स एक अत्यंत घातक एवं जानलेवा रोग है जिसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। यह रोग प्रायः लैंगिक संभोग, दूषित रक्ताधान तथा संक्रमित माता से अपड़ा के संपर्क के द्वारा संचारित होता है। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है? बी 2 और 3 यकृत शोथ, बी एचआईवी एड्स। टैटू बनवाने से कई प्रकार के संक्रमण का खतरा रहता है। इससे हेपेटाइटिस, एचआईवी, ग्रेनुलोमस तथा कोलाइड जैसे बीमारी हो सकती है। एचआईवी और हेपेटाइटिस बी एवं सी रक्त के संक्रमण से होने वाली बीमारी है जो टैटू बनाने से में प्रयुक्त सुई के कई लोगों में बार बार इस्तेमाल से हो सकता है। चिकनगुनिया वायरस के संक्रमण से चिकनगुनिया रोग होता है जो कि संक्रमित मच्छर से संचालित होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रभेद भारत में प्रभावी है? सी एचआईवी फर्स्ट सी। एड्स रोग का विषाणु एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यह एक विषाणु जनित रोग है जिसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। यह रोग यौन संबंधों के कारण रक्त रुधिराधान में अनियमितता और क्योंकि यह जोखिम भरे यौन व्यवहार व संक्रमित सुई के उपयोग को बढ़ावा देता है से फैलता है। समलैंगिक यौन संबंध इसका सबसे प्रमुख कारण है। इसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है जिससे किसी रोग के विषाणु आसानी से रोग पैदा कर देते हैं। संपूर्ण विश्व में एचआईवी विषाणु के लगभग 9 उपप्रकार प्रसारित हैं। भारत में एचआईवी का सी उपप्रकार प्रभावी है। एचआईवी एड्स निम्न में से किस रोग का संक्षिप्त रूप है? सी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी एड्स निम्न में से किस रोग का संक्षिप्त रूप है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस HTLV 3 की खोज किसने की थी? रॉबर्ट गैलो। एड्स वायरस HTLV 3 की खोज किसने की थी? रॉबर्ट गैलो। रॉबर्ट चार्ल्स गैलो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन बाल्टीमोर के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन वायरोलॉजी के निदेशक थे। इन्होंने HTLV 3 ह्यूमन टी सेल्स ल्यूकेमिया वायरस की खोज की। यह अति घातक एड्स रोग का कारक है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है? ए जीडोवुडिन, एजिडोथाइमिडिन। जीडोवुडिन एक प्रकार की एंटी रेट्रोवायरल दवा है जिसे एचआईवी एड्स के उपचार में प्रयोग किया जाता है। एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स पहचानने के लिए। एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स पहचानने के लिए। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे परीक्षण एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस रोग का परीक्षण विकिरणीय प्रतिरक्षी जांच द्वारा भी किया जाता है। ज्ञातव्य है कि एड्स अत्यंत घातक संक्रामक रोग है जिसका कारक एचआईवी वायरस है तथा इससे श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रभावित होती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन मई-जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था? बी केरल। निम्नलिखित राज्यों में से कौन मई-जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था? केरल। मई-जून 2018 में केरल में निपाह वायरस के प्रकोप के कारण 17 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। ज्ञातव्य है कि निपाह वायरस बीमारी एक जूनोटिक बीमारी अर्थात एक ऐसी बीमारी जो मुख्यतः जानवरों से मनुष्यों में संचारित होती है। निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? सी मीजल्स, खसरा को। मीजल्स बीमारी बच्चों में होने वाली एक प्रमुख विषाणु जन्य रोग वायरल डिजीज है जिसको एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। जबकि विकल्प में से शेष रोग जैसे कुष्ठ, लेप्रोसी, टिटेनस तथा हैजा जीवाणुजन्य रोग है जिन्हें विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक किया जा सकता है। खसरा की बीमारी होती है ये वायरस से। खसरा की बीमारी होती है वायरस से। चेचक स्मॉल पॉक्स विषाणु वायरस द्वारा होता है। मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए। कथन ए और आर दोनों सही है और कथन और कारण दोनों सत्य तथा कारण कथन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है चेचक स्मॉल पॉक्स वेरियोला नामक विषाणु से होता है जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस परिवार का सदस्य है। यह एक अत्यंत ही संक्रामक इन्फेक्शस रोग है जिसके विषाणु रोगी की त्वचा, थूक, वायु, वस्त्र इत्यादि के माध्यम से फैलते हैं। यह रोग मुख्यतः त्वचा स्किन को प्रभावित करता है। इसमें रोगी को ज्वर, फीवर बना रहता है तथा शरीर पर लाल रंग के दाने निकल आते हैं। इसके उपचार के लिए चेचक का टीका, वैक्सीन लगवाना चाहिए तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
चेचक विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ 1980 ईस्वी में। विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ 1980 ईस्वी में। स्मॉल पॉक्स एक विषाणु जनित रोग है जो वेरियोला नामक विषाणु से होता है। इसके टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा विश्व से चेचक का उन्मूलन वर्ष 1980 में घोषित हुआ। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एडवर्ड जेनर। इम्यूनोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। रानीखेत बीमारी मुर्गियों में होने वाली एक प्रमुख बीमारी है जो कि अत्यंत ही संक्रामक इन्फेक्शस होती है। यह एक विषाणु जन्य बीमारी है। दुधारू पशुओं में निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? डी 1, 2, 3, 4। फूट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक वाटर काउपॉक्स। फूट एवं माउथ रोग मवेशियों में होने वाला एक विषाणु जन्य वायरल संक्रमणीय रोग। एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु द्वारा मवेशियों में होने वाला एक संक्रमणीय रोग है। ब्लैक वाटर भेड़ों में होने वाला एक संक्रमणीय रोग है। काउपॉक्स भी मवेशियों में होने वाला एक विषाणु जन्य वायरल संक्रमणीय रोग है। विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फूट एंड माउथ रोग होता है। डी विषाणु के कारण। विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फूट एंड माउथ रोग होता है विषाणुओं के कारण। गाय, भैंस, भेड़, बकरी तथा सुअर आदि पशुओं में खुरपका तथा मुंह पका रोग फूट एंड माउथ डिजीज विषाणु के कारण होता है। लियोफ्लर तथा फ्रॉस लोफलर तथा फ्रॉस 1897 ने जर्मन में पशुओं में खुरपका मुंह पका रोग का पता लगाया था। फूट और माउथ रोग निम्नलिखित में से प्रमुखता किन में पाया जाता है? उपयुक्त सभी मवेशी व सुअर, भेड़ व बकरियां। वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के कारण चिन्हित किया गया है? बी रिंडर पेस्ट के लिए। रिंडर पेस्ट के लिए वर्ष 2011 में को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया? रिंडर पेस्ट के लिए। 2011 को पशुओं में होने वाली रिंडर पेस्ट नामक बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था। यह एक विषाणु जनित रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? डी H5N1। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? H5N1। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग का ही प्रचलित नाम है जो कि H5N1 नामक वायरस के कारण पैदा होता है। यह एक संक्रामक रोग है और पक्षियों मुख्यतः मुर्गियों तथा बत्तखों को प्रभावित करता है। H5N1 वायरस मनुष्य को 2 तरीकों से प्रभावित कर सकता है। एक तो सीधे मुर्गियों से मनुष्यों में पहुंचकर तथा दूसरा किसी संक्रमित आदमी के जरिए दूसरे आदमी के शरीर में पहुंचकर। टैमी फ्लू इसकी कारगर औषधि है। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? ए H5N1। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? H5N1। H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस का एक प्रकार है। इसके कारण पक्षियों में एक अत्यंत संक्रामक और गंभीर श्वसन संबंधित बीमारी होती है जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू कहते हैं। विश्वमारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं बी बर्ड फ्लू। विश्वमारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं बर्ड फ्लू। H1N1 विषाणु का प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेखित किया जाता है? डी स्वाइन फ्लू। H1N1 विषाणु का प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा कुल के अंतर्गत सुकर इन्फ्लुएंजा विषाणुओं द्वारा फैलाए जाने वाला एक संक्रमण है। इस वायरस को H1N1 विषाणु कहा जाता है। मनुष्य में यह संक्रमण मुख्य रूप से सुअरों से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले मनुष्यों से फैलने की संभावना रहती है। फिर है निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? इबोला वायरस चेचक। आगे है विकल्प ए दिए गए जोड़े का मिलान सही नहीं है। इबोला वायरस रक्तस्रावी बुखार है। इबोला वायरस के कारण होता है। इबोला नाम इबोला नदी से उत्पन्न है। इबोला एक है बी प्राणघातक विषाणु। इबोला प्राणघातक विषाणु है जो पश्चिमी अफ्रीका देश में महामारी का रूप ले चुका है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अगस्त 2014 में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा घोषित कर दिया। यह तब है कि पहली बार वर्ष 1976 में इबोला वायरस की पहचान की गई थी। इबोला वायरस का नाम लिया गया है सी एक नदी के नाम से। इबोला वायरस का नाम लिया गया है एक नदी के नाम से। इस रोग की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1976 में इबोला नदी कांगो अफ्रीका महाद्वीप के पास स्थित एक गांव में की गई थी। इसी कारण इसका नाम इबोला पड़ा। इबोला एक ऐसा रोग है जो मरीजों के संपर्क में आने से फैलता है। मरीज के पसीने, मरीज के खून या श्वास से बचकर रहे। इसके चपेट में अगर टाइफाइड, कोलेरा, बुखार और मांसपेशियों में दर्द होता है, बाल झड़ने लगते हैं, नसों में मांसपेशियों में खून उतर आता है। इससे बचाव के लिए खुद को सतर्क रखना ही उपाय है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है। जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है, तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीका वायरस रोग एक विषाणु के कारण होता है जिसका वाहक एडिस प्रजाति मुख्यतः एजिस इजिप्टी का मच्छर होता है। यह वही मच्छर है जो डेंगू, चिकनगुनिया तथा पित्त ज्वर के कारक रोग के कारक विषाणुओं का वाहक होता है। जीका वायरस का लैंगिक संचरण होना संभव है। स्पष्ट है कि कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए, म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस पशुओं से मानव आबादी में फैलने वाले रोग को जूनोटिक रोग कहते हैं या जूनोसिस कहते हैं। ये विषाणु जीवाणु परजीवी से फैलते हैं। इन रोगों के कुछ उदाहरण हैं इबोला, रेबीज, मलेरिया, प्लेग, लेप्टोस्पायरोसिस, बर्ड फ्लू, एंथ्रेक्स आदि। म्यूकोरमाइकोसिस एक कवक जनित संक्रमण है जो कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है। जीवाणु जनित रोग निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? सही उत्तर का चयन दिए उठ के आधार पर कीजिए। मानव शरीर में उर्विका फीमर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। सी 1 और 2 मानव में उर्विका फीमर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। अगला है दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन। मानव शरीर में उर्विका फीमर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट फुट रोग ट्राइकोफाइटोन नामक कवक के द्वारा होता है। यह एक संक्रामक रोग है। भोजन विषाक्तता का कारण होता है। बी सल्मोनेला बैसिलाई। भोजन विषाक्तता का कारण होता है सल्मोना बैसिलाई। सल्मोना बैसिलाई नामक जीवाणु के कारण भोजन विषाक्तता फूड पॉइजनिंग होती है। यह विशेष जीवाणु ग्राम निगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग तथा रोड के आकार का होता है जिसके चारों ओर कसाभिका फ्लैजिला पाई जाती है। भोजन का विषाक्त होना बाटुलिज्म किस स्पीशीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? सी क्लोस्ट्रीडियम। भोजन का विषाक्त होना बाटुलिज्म किस स्पीशीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? क्लोस्ट्रीडियम। बाटुलिज्म रोग क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न विष भोजन विषाक्तता के कारण होता है। बाटुलिज्म है बी भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन। बाटुलिज्म है भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? ए डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस। रोहिणी या डिप्थीरिया, काली खांसी, कुकुर खांसी, वुपिंग कफ तथा टिटेनस या धनुष टंकार से बचाव हेतु नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। तब है कि उक्त तीनों रोग जीवाणुजन्य है जो कि क्रमशः कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस तथा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा होते हैं। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? सी डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटेनस। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में किसके सुरक्षा हेतु दिया जाता है? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटेनस। तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए। डी रोहिणी, कुकुर खांसी, टिटेनस से। तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए। डी रोहिणी, कुकुर खांसी, टिटेनस से। डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? बी पोलियो के। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसके काम नहीं आता है? पोलियो के। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी कुकुर खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी कुकुर खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया। भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन कंजुगेट वैक्सीन उपयोग का क्या महत्व है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी केवल 1 और 2। ये वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही तनिका सूत और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है और उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। भारत सहित अधिकांश देशों में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन या PCV1 313 प्रकार के न्यूमोकोकस जीवाणुओं से उत्पन्न विभिन्न बीमारियों में प्रभावी है जिसमें न्यूमोनिया, तनिकासूत या मोनेजाइटिस तथा सेप्सिस शामिल है। वर्ष 2010 से PCV7 के स्थान पर PCV13 का उपयोग होने लगा था।
इसके उपयोग से उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। इन वैक्सीनों के साइड इफेक्ट व एलर्जी की भी संभावनाएं होती है। निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयां किसके लिए कारगर है? ए, जीवाणु। निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयां किसके लिए कारगर है? जीवाणु। जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। यह संश्लिष्ट दवाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत सल्फोनामाइड, सल्फामेराजाइन, सल्फाडाइजिन इत्यादि है। प्रोंटोसिल, सीबाजोल आदि सल्फोनामाइड दवाओं के प्रकार है। सर्वप्रथम सल्फा ड्रग्स प्रोंटोसिल की खोज वर्ष 1932 में की गई थी। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? सीबाजोल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? सीबाजोल। निम्नलिखित में से एक एंटीबायोटिक है? ई। उपर्युक्त विकल्पों में से पेनिसिलिन तथा सल्फाडायोजिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। विस्तृत उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। निम्नलिखित प्रतिसूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? बी, एमिनोसैलिसिलिक एसिड। एमिनोसैलिसिलिक एसिड। पी, एमिनोसैलिसिलिक एसिड नामक प्रतिसूक्ष्म जीवी औषधि यक्ष्मा, टीबी तथा कुष्ठ रोग जैसे विषाणुजन्य बैक्टीरियल रोगों की चिकित्सा के लिए उपयोगी है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है? डी, पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग जीवाणुजन्य बैक्टीरियल रोगों के उपचार में किया जाता है। प्रश्नगत विकल्पों में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा है। इसे पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवकों से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने के कारण होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, केवल 2-3। लोगों का उपचार के लिए प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स की गलत खुराकें लेना, पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना। भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनक माइक्रोबायल पैथोजन्स में बहुत औषध प्रतिरोध मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंट उत्पन्न होने के प्रमुख कारण है। सूक्ष्म जैविक में उत्परिवर्तन, म्यूटेशंस, जीन हस्तांतरण, प्रतिरोधी जीनों के विकास आदि माध्यम से होने वाले परिवर्तन, गलत रोग निदान जिसके कारण रोगी को चिकित्सक कभी कभी अनावश्यक सूक्ष्म जीवरोधी औषधियां दे देते हैं। रोगी द्वारा उपचार के लिए प्रतिजैविकों का कोर्स पूरा नहीं करना या उनकी गलत खुराकें लेना, बगैर डॉक्टरी सलाह का दवाई लेना। पशुधन फार्मिंग प्रतिजैविकों का बढ़ता प्रयोग, फार्मास्यूटिकल उद्योग एवं अस्पतालों में के अशोधित कचरा द्वारा पर्यावरणीय संदूषण। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग है? बी, यक्ष्मा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों का प्राण लेने वाला रोग है यक्ष्मा। तपेदिक यक्ष्मा एक संक्रामक रोग है जिसका कारक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु है। इस रोग में मनुष्य का फेफड़ा लंग्स प्रभावित होता है। इसमें रोगी को ज्वर, लगातार खांसी, खून के साथ बलगम आना, सांस फूलना इत्यादि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार आधुनिक समय में यह रोग सर्वाधिक मनुष्यों की मृत्यु का कारण है। तब भारत में भी इसका प्रकोप काफी अधिक है। यह आनुवांशिक रोग नहीं है। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। यह क्षय रोग। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। क्षय रोग। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? ए, तपेदिक। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? तपेदिक। तपेदिक रोग का कारण है एक जीवाणु। तपेदिक रोग का कारण है एक जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? बी, अनुवांशिक रोग, क्षय रोग। अनुवांशिक रोग, क्षय रोग। क्षय टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है? डी, मैंटॉक्स का परीक्षण। क्षय रोग टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है मैंटॉक्स का परीक्षण। तपेदिक के संक्रमण के परीक्षण हेतु टीबी रक्त परीक्षण, टीबी ब्लड टेस्ट किया जाता है। इसे ही मैंटॉक्स ट्यूबरक्यूलिन त्वचा परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण में हाथ के निचले हिस्से की त्वचा ट्यूबरक्यूलिन नामक तरल की अल्प मात्रा इंजेक्शन के रूप में लगाई जाती है। इंजेक्शन लगाने के 48 से 72 घंटे बाद हाथ पर इसके प्रभाव रिएक्शंस का अध्ययन किया जाता है। टिटेनस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। सी, लॉक्जा। टिटेनस नामक रोग निम्न के नाम से भी जाना जाता है, लॉक्जा। टिटेनस या धनुष टंकार वह रोग है जिसमें रोगी का शरीर धनुष की तरह टेढ़ा होकर अकड़ जाता है। यह एक घातक संक्रामक रोग है जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह रोग लॉक्जा नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? ए, प्लेग। निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? प्लेग। प्लेग एक संक्रामक ससंग रोग इन्फेक्शस डिजीज है जो कि विशेष जीवाणु पास्चुरेला पेस्टिस द्वारा होता है। इसमें मच्छर का कोई योगदान नहीं है। यह रोग सर्वप्रथम चूहे को हुआ था। चूहे के शरीर पर पिस्सू रहते हैं
जो इनका संदूषित रक्त चूसते हैं, फलता रोग के जीवाणु पिस्सुओं में पहुंच जाते हैं और पिस्सुओं को काटने से रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर प्लेग रोग उत्पन्न कर देते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है? ए, निमोनिया फेफड़े। निमोनिया फेफड़े का रोग है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसमें रोगी को ठंड लगकर बुखार आता है। अन्य विकल्पों में मोतियाबिंद, आंख का और पीलिया यकृत का रोग है तथा मधुमेह, डायबिटीज, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय, पेनक्रियाज की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं बीटा सेल्स के द्वारा किया जाता है। सुमेलित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। वायु द्वारा टीबी, पानी द्वारा कोलेरा, संपर्क द्वारा सिफिलिस, घावों द्वारा टिटेनस। वायु द्वारा टीबी, पानी द्वारा कोलेरा, हैजा, संपर्क द्वारा सिफिलिस, घावों द्वारा टिटेनस। फिर सुमेलित कीजिए। इसका डी, ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। प्लेग पिस्सुओं को काटने से फैलता है। प्लेग पिस्सुओं को काटने से फैलता है। फाइलेरिया मच्छरों से फैलता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है। निम्न ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। निम्न में से ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। ए, क्लोरम्फेनिकोल। निम्न में ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है क्लोरम्फेनिकोल। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी औषधियों का समूह है जो जीवाणु जनित विभिन्न प्रकार के रोगों के प्रति प्रभावी होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के विपरीत ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी होती है। क्लोरम्फेनिकोल, जिसे क्लोरोनाइट्रोमाइसिन के नाम से भी जाना जाता है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? इसका आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्लोरम्फेनिकोल एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के उपचार में किया जाता है। सल्फा गुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक जो जीवाणुरोधी एजेंट एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में कार्य करता है। दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाला जीवाणु व कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। दंत क्षय टूथ डीके का मुख्य कारण सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु तथा कार्बोहाइड्रेट्स के खाद्य कणों जो दांतों के मध्य फंसे रहते के मध्य अंतर व्यवहार होता है, अतः दांतों की नियमित खूब अच्छी तरह सफाई आवश्यक है। दंत क्षय का कारण है सी, बैक्टीरियल संक्रमण। दंत क्षय का कारण है बैक्टीरियल संक्रमण। दंत क्षरण या दंत क्षय एक ऐसी बीमारी है जिसमें जीवाणुविक प्रक्रियाएं दांत की सख्त संरचना, दंत बल्क, दंत उत्तक तथा दंत मूल को क्षतिग्रस्त कर देती है। ये उत्तक क्रमशः टूटने लगते हैं जिसमें दांतों में छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। दंत क्षय के लिए उत्तरदायी जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और लैक्टोबैसिलस। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय फ्लोरोसिस के। हैजा, टाइफाइड, कामला, पीलिया, जॉन्डिस रोग छिछले हैंडपंप के पानी अर्थात दूषित जल पीने पर होने की संभावना होती है, जबकि फ्लोरोसिस होने की मुख्य कारण है जल में फ्लोराइड की अधिकता। देश के लगभग 5% जनसंख्या फ्लोराइड विषाक्तता की चपेट में, इससे दांत खराब हो जाते हैं। आधुनिक अनुसंधान के परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि फ्लोराइड का अधिक अनुग्रहण कैंसरकारी भी हो सकता है। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है, बी, हेपेटाइटिस बी। निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है, हेपेटाइटिस बी। आगे निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? सी, हैजा। कौन सा जल जनित रोग है? हैजा एक संक्रामक आंत्र शोथ है जो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। मनुष्यों में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है। टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है। सी, जलजन्य रोगों के। टाइफाइड तथा कोलेरा जलजन्य रोगों के उदाहरण है। टाइफाइड रोग का कारण सैल्मोनेला टाइफी तथा कोलेरा का कारण विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु होता है। पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। बीसीजी का टीका निम्न में से किसमें लगाया जाता है? डी, यक्ष्मा टीबी में। बीसीजी का टीका निम्न में से किसमें लगाया जाता है? यक्ष्मा टीबी में। बीसीजी बैसिलस कालमेट यूरिन का टीका तपेदिक या यक्ष्मा टीबी के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। यह टीका यदि जन्म के तुरंत बाद ना लगाया गया हो तो शिशु के जन्म से 12 माह के अंदर तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद यदि जितना अवधि व्यतीत होती जाएगी प्रभाविता उतनी ही कम होती जाएगी। जन्म के 12 सप्ताह बाद
बी बीसीजी टीका लगवाने का कोई फायदा नहीं है। बीसीजी वैक्सीन इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? क्षय रोग। बीसीजी वैक्सीन इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? क्षय रोग। बीसीजी का टीका नवजात शिशुओं को कितने दिन के भीतर लगाया जाना चाहिए? सी, जन्म के तुरंत बाद। बीसीजी का टीका नवजात शिशुओं को कितने दिन के भीतर लगाया जाना चाहिए? जन्म के तुरंत बाद। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है? ए, जीवाणु द्वारा। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है? जीवाणु द्वारा। कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोम्टोसिस नामक जीवाणुओं के कारण होता है। निम्न सभी बीमारियों के कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर, जो है आंत्र ज्वर। गलसुआ या कंडमाला रोग विकट विषाणु जनित बीमारी है जो पैरोटिड ग्रंथि को कष्टदायक रूप से बड़ा कर देती है। पीलिया तथा इन्फ्लुएंजा भी विषाणु जनित रोग है। आंत्र रोग सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। अब एक कवक जनित रोग, अगरटातप्य उपभोग से होता है संदूषित अन्न के। अगरटातप्य उपभोग से होता है संदूषित अन्न के। अगरटातप्य इर्गोटिज्म नामक रोग संदूषित अनाज के उपभोग से होता है। अनाज को संदूषित करने का कार्य क्लेविसेप्स परपुरिया नामक विशेष कवक फंगस करता है। एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। एथलीट फुट नामक बीमारी ट्राइकोफाइटोन नामक विशेष फफूंद के द्वारा होती है। यह त्वचा स्किन के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है, खास तौर पर अंगुलियों के मध्य में। इस रोग का संक्रमण संक्रमित मृदा से होती है। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? बी, त्वचा का प्रदाह। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? त्वचा का प्रदाह। पोलियो रोग का कारक विषाणु है जबकि त्वचा का प्रदाह डर्मेटाइटिस का कारण कवक होता है। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? डी, गंजापन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? गंजापन। गंजापन कवक जनित रोग है। एड्स मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला घातक रोग है जिसका कारण एचआईवी विषाणु है। वर्णांधता अनुवांशिक रोग है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त कण द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? डी, यकृत। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त कण द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। लीवर एक मुख्य पाचक ग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जो कि खाद्य विषाक्त कण एफ्लाटॉक्सिन द्वारा प्रभावित हो जाती है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे कि एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती है। आगे है दोस्तों अगला चैप्टर, अन्य परजीवी रोग। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है डी, प्लीहा तिल्ली। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है डी, प्लीहा तिल्ली। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ तंतु के कारण होता है तथा इसकी वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है जो कि द्वितीयक पोषक सेकेंडरी होस्ट है। इससे प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है जिसमें संक्रमण से आकार बढ़ जाता है। इस रोग के उपचार हेतु एटाब्रिन, क्लोरोक्विन, कामाक्विन इत्यादि औषधियों को लेना चाहिए। प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है मच्छर का। प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है मच्छर का। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? ए, मच्छर। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नांकित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? डी, मच्छर प्रजाति। मलेरिया तथा डेंगू में क्या उभयनिष्ठ नहीं है? मच्छर प्रजाति। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है जबकि डेंगू मादा क्यूलेक्स फैटिगेंस एडिज एल्बोपिक्टस तथा मादा एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। इसके अलावा फील पॉम, एलिफेंटियासिस तथा पित्त ज्वर, येलो फीवर भी मच्छर के काटने से फैलते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। सी, सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा एनाफिलीज मच्छर करती है जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्लाज्मोडियम लाल रुधिर अणुओं तथा जिगर कोशिकाओं तथा अंतः परजीवी जंतु होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? ए, मलेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? मलेरिया। एक जीव के संपूर्ण संजीन सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ था। वह जीव था इस्ट। साइकोरोमाइसिस सेरेविसी इस्ट या खमीर की एक प्रजाति है। इसे कवक फंजाई जगत में शामिल किया गया है। इसके संपूर्ण संजीन सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ था। इसमें लगभग 6000 जीन तथा 12 मिलियन से भी अधिक क्षार युग्म बेस पेयर होते हैं। निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 3। त्वचा, पित्तिका, नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण है। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? 3।
मलेरिया ज्वर का कारक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ जंतु है, जिसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। डेंगू रोग विषाणु जनित रोग है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा रेट्रो ऑर्बिट पेन नेत्र के पीछे वाली पीड़ा है, जो कि डेंगू ज्वर का लक्षण है। अतः प्रथम व फर्स्ट व कथन दो औसतीय त्वचा पित्तिका तथा नाक से रक्तस्राव हीमोरफेज डेंगू के लक्षण है। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, यह परोपजीवी कीट इंसेक्ट पैरासाइट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। मलेरिया रोग का जनक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है, जो कि एक द्विकोषीय डायजेनिक जंतु है, जिसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। मलेरिया रोग दलदली क्षेत्रों में अधिक होता है तथा इसके इलाज के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है, जिसे सिंकोना नामक पौधों की छाल से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? डी, मलेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? मलेरिया। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है तथा इसकी वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है, जो कि द्वितीय पोषक सेकेंडरी होस्ट है। इससे प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है, जिसमें संक्रमण से आकार बढ़ जाता है। इस रोग के उपचार हेतु एटाब्रिन, क्लोरोक्विन, कामाक्विन इत्यादि औषधियों का भी उपयोग किया जाता है। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है? बी, पी वाई वैक्स। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? पी वाई वैक्स। दिए गए 4 विकल्पों में से वे 4 प्लाज्मोडियम प्रजातियां हैं जो मलेरिया की रोगवाहक है। भारत में मलेरिया 60 से 65% मामलों के लिए पी वाई वैक्स, जबकि 30 से 35% मामलों के लिए पी फैल्सीपैडम परजीवी उत्तरदायी है। पी फैल्सीपैडम से मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। दुर्दम मैलिग्नेंट मलेरिया होता है डी, प्लाज्मोडियम कैल्सीफेरम से। गोल कृमि से होने वाला रोग है ए, फाइलेरिया। गोल कृमि से होने वाला रोग है निमेटोड फाइलेरिया। फाइलेरिया को फील पांव एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, जो कि शरीर में वुचरेरिया बैंक्रप्टाई नामक गोल कृमि निमेटोड के संक्रमण द्वारा होता है। जो यह कृमि मनुष्य की लिम्फ ग्रंथियों में पहुंच जाता है। इसे फैलाने का कार्य मादा क्यूलेक्स मच्छर करती है, जिसमें पोषक होस्ट की मृत्यु के प्राय नहीं होती, किंतु हाथ पैर जननांग तथा अन्य अंग फूलकर विकृत डिफॉर्म हो जाते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। इसका आंसर ए हो जाएगा। ए का 4 मलेरिया प्रोटोजोआ, बी का 3 पोलियो विषाणु, डी का 2, सी का 2 जीवाणु और दाद कवक। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, पोलियो विषाणु से होता है, तपेदिक जीवाणु से होता है, दाद कवक से होता है। फिर इसको सुमेलित करना, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड। इसका आंसर डी हो जाएगा। ए का 4 प्लेग जीवाणु से, डी बी का 3 हो जाएगा, ये एड्स विषाणु से। गंजापन का कवक हो जाएगा और मलेरिया का प्रोटोजोआ हो जाएगा। प्लेग एक घातक संक्रामक रोग है, जिसका कारण पास्चुरेला पोस्टिस है, यर्सिनिया पोस्टिस नामक जीवाणु है। एड्स मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला घातक रोग है, जिसका कारक HIV विषाणु है। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है, जबकि गंजापन कवक के कारण होता है। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है डी, ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जीव द्वारा होता है। इस जीव का वाहक व द्वितीय पोषक सीसी मक्खी सीसी फ्लाई ग्लोसिना है। ट्रिपेनोसोमा रुधिर सेरिब्रोस्पाइनल एवं अन्य शरीर द्रव्यों, बाह्य कोशिकीय, हृदय पेशियों, जननांदों इत्यादि की अंतः कोशिकीय परजीवी है। निद्रा रोग के रोगी को दिन में भी नींद से बोझिल मालूम पड़ता है तथा ऊँघता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? इसका आंसर सी हो जाएगा, निद्रा रोग। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? निद्रा रोग। असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग है बी, मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका शिस्टोसोमारुग्नता। असुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका शिस्टोसोमारुग्नता नामक 3 संचारी रोग महामारी के रूप में फैलते हैं, जो अत्यंत ही घातक होते हैं। 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। एक सिस्ट हो गई थी मस्तिष्क में। वर्ष 2003 में लिएंडर पेस को सिर दर्द की शिकायत के पश्चात अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभ में ब्रेन ट्यूमर की आशंका व्यक्त की गई थी, परंतु जांच के उपरांत उसमें न्यूरोसिस्टेरोसिस मस्तिष्क में सिस्ट पाया गया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली यह बीमारी टीनिया सोलियम नामक फीता कृमि के कारण होता है। मानव में इसका संक्रमण प्रायः सुअर का मांस खाने से या फीता कृमि अंडो टेप वर्म एग से संक्रमित जल के द्वारा होता है। वंशागति रोग। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? ए, रतौंधी।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है? रतौंधी। रंजकहीनता एल्बिनिज्म एक अनुवांशिक रोग है जिसमें त्वचा, बालों तथा आंखों में मेलानिन नामक रंजक पिगमेंट आंशिक या पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। अधिक रक्तस्राव हीमोफीलिया एक अनुवांशिक लिंग संलग्न रोग है। वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंग संलग्न वंशागति रोग है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। फिर है फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल की एक उदाहरण है। इस भूल से निर्देश है एंजाइम के वंशागत अभाव का। फेनिल कीटोन में जीनिक व्यतिक्रमों की वंशागति एक रोग है जिसमें फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम की कमी हो जाने से रुधिर में फेनिल एलेनिन की वृद्धि हो जाती है तथा कुछ अन्य प्रतिक्रियाओं द्वारा फेनिल एलेनिन फेनिल पाइरुविक अम्ल में बदल जाता है जो मूत्र में निकलने लगता है। ऊतकों में विशेषता तंत्रिका ऊतकों में फेनिल एलेनिन के जवाब से व्यक्ति में अल्प बुद्धिमत्ता या मानसिक जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक व्यक्ति फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है। मानसिक जड़ता। बहुत चर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जन्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। बहुत चर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जन्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले से किया जाता है। बबल बेबी रोग एक दुर्लभ अनुवांशिक रोग है जिसे SCID सेवियर कॉम्बाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में जन्म के समय से ही शिशु की प्रतिरक्षा तंत्र कार्य नहीं करता। इस कारण रोगी संक्रामक रोग के प्रति अति संवेदनशील होता है। बाह्य वातावरण में उपस्थित हानिकारक रोगाणुओं से रोगी को सुरक्षा प्रदान करने हेतु जन्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले इंक्यूबेटर जैसी व्यवस्था से में उसका उपचार किया जाता है। फिर है हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन है बी स्त्रियां करती है जो प्रकट पुरुषों में होता है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती है जो प्रकट पुरुषों में होता है। अति रक्तस्राव हीमोफीलिया एक अनुवांशिक लिंग संलग्न रोग है। रोगियों में चोट पर काफी समय आधे घंटे से 24 घंटे तक रुधिर से कुछ प्रोटीन की कमी के कारण रक्त थक्का नहीं जमता है और रुधिर बराबर बहता रहता है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता। इस रोगी का वहन स्त्रियां करती है जो प्रायः पुरुषों में प्रकट होता है क्योंकि पुरुष में एक्स गुणसूत्र जबकि स्त्रियों में दो एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं तथा इस रक्तस्रावन रोग ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। इसका प्रारंभ महारानी विक्टोरिया से हुआ माना जाता है। इसी कारण इसे रॉयल हीमोफीलिया भी कहते हैं। अधिक रक्तस्राव है एक अनुवांशिक विकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है? ए रॉयल हीमोफीलिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है? रॉयल हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है डी रक्त का स्कंदन ना होना। फिर है निम्न में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? ए हीमोफीलिया। निम्न में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? हीमोफीलिया। आगे निम्न में से कौन अनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? सी इरेटेबल बाउल सिंड्रोम। निम्न में से कौन अनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? इरेटेबल बाउल सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम हीमोफीलिया तथा दातर कोशिका अवरक्तता अनुवांशिक अव्यवस्था है जबकि इरेटेबल बाउल सिंड्रोम अनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीडन से उत्पन्न होता है? सी पेशी दुष्पोषण मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक्स गुणसूत्र एक्स क्रोमोसोम्स के संलग्न के अनुवांशिक रोग है जो कि एक्स गुणसूत्रों में मौजूद अप्रभावी जीन के निष्पीडन से उत्पन्न होता है। ज्ञातव्य है कि यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 की बजाय 3 त्रिगुणसूत्रता होते हैं अतः गुणसूत्र समूह 2n+1 47 होता है। इसमें मनुष्य का सिर गोल, गर्दन मोटी, मुख खुला तथा आंखें तिरछी होती है। इस सिंड्रोम को मंगोली जड़ता मंगोलॉइड्स भी कहते हैं। मानवों में गुणसूत्र की संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है डाउन सिंड्रोम के लिए। मानवों में गुणसूत्र की संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है डाउन सिंड्रोम के लिए। ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सी डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? डाउन सिंड्रोम। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। इसका आंसर बी हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, फिर सी का 1 रिकेट्स और रिंगवॉर्म ये कवकी संक्रमण। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है
डायबिटीज, हार्मोन की गड़बड़ी से रिकेट्स, हीनता जन्य रोग, रिंगवॉर्म, कवक संक्रमणीय रोग है। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? सी, वर्णांधता, हिमोफीलिया और दात्र कोशिका और रक्तता आनुवांशिक। डिप्थीरिया, न्यूमोनिया तथा कुष्ठ रोग जीवाणुजन्य रोग है। एड्स रोग विषाणुजन्य रोग है, जबकि सिफिलिस तथा मुजाक सिफिलिस तथा सुजाक रोग जीवाणुजन्य रोग है। वर्णांधता तथा हिमोफीलिया नामक रोग अनुवांशिक रोग है, जबकि दात्र कोशिका और रक्तता एनीमिया भी वंशानुगत रोग है। पोलियो, जापानी भी मस्तिष्क शोथ विषाणुजन्य रोग है, जबकि प्लेग एक जीवाणुजन्य रोग है। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उसमें केवल एक्स क्रोमोसोम्स होता है। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उसमें केवल एक्स क्रोमोसोम्स होता है। वर्णांधता क्लर बनाइंडनेस एक एक्स लिंग संलग्न वंशागति रोग है तथा इसे लाल हरा अंधापन या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। इसमें जीन अप्रबल या सुप्त रिसेसिव होते हैं, अर्थात इसमें प्रबल या प्रभावी एलील सामान्य रोगहीन दशा स्थापित करते हैं। क्योंकि पुरुषों में ये एक एक्स गुणसूत्र जबकि स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। वर्णांधता रोग का जीन सुप्त होने के कारण संकर अर्थात विषम युग्मी स्त्रियों में नहीं होता, लेकिन सुप्त जीन के लिए शुद्ध नस्ली अर्थात समयुग्म जी स्त्रियों में होता है, और जिसमें प्रत्येक एक्स गुणसूत्रों में रोग का अर्थात सुप्त जीन होता है। पुरुषों में सिर्फ एक ही एक्स गुणसूत्र होने के कारण ऐसे लक्षण का केवल एक ही जीन मौजूद होता है, अतः एक ही सुप्त जीन से रोग का विकास हो जाता है, इसलिए यह रोग प्राय पुरुषों में ही पाया जाता है। फिर सी, निम्नलिखित कौन से सुमेलित नहीं है? सी, विटामिन ए वर्णांधता। वर्णांधता कलर बनाइल एक्स लिंक संलग्न वंशागति रोग है। इसे लाल रक्त अंधापन या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। वर्णांधता विटामिन ए की कमी से नहीं होता है, अतः सी में दिया गया युग्म सुमेलित नहीं है। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। यदि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उसके पुत्रों में नहीं सज जाएंगे, जबकि उसकी पुत्री का वाहक का कार्य करेगी। अगली पीढ़ी में यह वाहक पुत्री यदि सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उसके पुत्र में वर्णांधता की संभावना 50% होगी, जबकि पुत्रियों में वाहक होने की संभावना 50% होगी। यदि वाहक पुत्री किसी वर्णांध पुरुष से विवाह करती है तो उसके पुत्रों की वर्णांध होने की संभावना 50% तथा पुत्रियों या तो वर्णांध या तो वाहक होगी। वर्णांधता एक्स क्रोमोसोम संबंधित एक्स लिंक्ड रोग है, जिसके कारण यदि एक स्त्री का वर्णांधता प्रभावित एक्स क्रोमोसोम्स के साथ एक सामान्य एक्स क्रोमोसोम्स प्राप्त करती है तो वह वर्णांध ना होकर मात्र इसके वाहक का कार्य करेगी। दूसरी ओर यदि एक पुरुष एक वर्णांध प्रभावित एक्स क्रोमोसोम्स प्राप्त करता है तो उसमें सामान्य वाई क्रोमोसोम्स एक्स से अत्यधिक छोटा होने के कारण वर्णांधता के लक्षण आएंगे। वर्णांध पुरुष और सामान्य महिला के पुत्र में एक्स क्रोमोसोम्स सामान्य होने के कारण वे सामान्य होंगे। आगे, अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है तो उसका पति वर्णांध नहीं है, इनके लिए एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं। पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक वर्णांध कलर ब्लाइंडनेस पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि से भी सामान्य थी। उनके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वर्णांध होने की संभावना है? 0%। जैसा कि प्रश्न में दिया गया कि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। यहाँ स्त्री का माता पिता की दृष्टि भी सामान्य होना परिदृश्य प्रारूप फेनोटाइप प्रदर्शित करता है, जबकि उसके जीन प्रारूप जेनोटाइप के निम्नलिखित 2 स्थितियां हो सकती है। माता XX पिता XY, माता XC पिता XY। प्रथम स्थिति के अनुसार उत्पन्न स्त्री का विवाह वर्णांध पुरुष से होने पर कोई भी संतान वर्णांध नहीं होगी। इस प्रकार उसका दिखाया गया स्ट्रक्चर्स, माता में XX यहाँ मिल गया, फिर पिता XY इस ढंग से। द्वितीय स्थिति के अनुसार उत्पन्न वाहक स्त्री का विवाह वर्णांध पुरुष होने से 50% संतानें वर्णांध होंगी, ये भी दिखाया गया है दोस्तों। जबकि सामान्य स्त्री का विवाह वर्णांध पुरुष से होने पर कोई भी संतान वर्णांध नहीं होगी, अतः विकल्प डी अभिष्ट उत्तर होगा। अगला है क्वेश्चन, थैलेसीमिया रोगी के शरीर में निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। सी, हीमोग्लोबिन। थैलेसीमिया के रोगी में निम्न की संश्लेषण क्षमता नहीं होती, हीमोग्लोबिन। थैलेसीमिया जीनी व्यतिक्रमों जेनेटिक डिसऑर्डर का एक समूह है जिसके रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती। यह विशेष रोग 2 प्रकार की होती है, अल्फा थैलेसीमिया तथा बीटा थैलेसीमिया। इसमें रोगी के शरीर में अत्यधिक और रक्तता एनीमिया उत्पन्न हो जाने से रुधिर ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। आगे दोस्तों, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है
ए रक्त, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है रक्त। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक विकार जेनेटिक डिसऑर्डर का एक समूह है जिसके रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। यह विशेष रोग दो प्रकार की अल्फा थैलेसीमिया तथा बीटा थैलेसीमिया होता है। इसमें रोगी के शरीर में लाल रक्त कोशिका रेड ब्लड सेल्स का अत्यधिक मात्रा में क्षय होने लगता है जिससे अरक्तता एनीमिया उत्पन्न हो जाती है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए खून को। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है खून को। अगला प्रश्न है हीनताजन्य और संक्रामक व अन्य रोग। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग अर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जवाब से होता है? बी यूरिक अम्ल। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग अर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जवाब से होता है? यूरिक अम्ल। गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। जब कभी गुर्दे से मूत्र कम अथवा मूत्र अधिक बढ़ने से सामान्य स्तर भंग होता है तो यूरिक अम्ल का स्तर बढ़ जाता है। यूरिक अम्ल के क्रिस्टल भिन्न भिन्न जड़ों में जमा हो जाते हैं। मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने से लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण इनसे कौन सा एक नहीं हो सकता? जैसे कि भारत में हुआ धान की भूसी की तेल में मिलावट, धान की भूसी की तेल मिलावट। घातक ड्रॉप्सी रोग होने के कारण में सरसों के तेल में अर्जिमोन तेल का मिलावट, सरसों के तेल के साइनाइड अंश, उजला रंग करने वाले मिलावट इत्यादि शामिल है, जबकि धान की भूसी की तेल मिलावट इसका कारण नहीं है। एक एकल कोशिकाओं के रूप में उत्पन्न होता है और इसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया। लगता है कि डैश के विरुद्ध युद्ध में नई खोजें श्रेष्ठ चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही है। इसका सही उत्तर यह हो जाएगा कैंसर। कैंसर एक प्रकार का असंगठित उत्तक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन और विकास के कारण होता है। यह एक अत्यंत ही घातक रोग है जो उन सभी अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती है। एंथोफोबिया निम्न का डर है सी पुष्पों का। एंथोफोबिया निम्न का डर है पुष्पों का। एंथोफोबिया शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक का भाषा एंथोस फ्लावर तथा फोबोस फियर से हुई है। जब पुष्पों तथा पुष्पों के विभिन्न भाग जैसे दलपुंज इत्यादि से भय उत्पन्न होता है। किसी वस्तु या घटना के प्रति असंगत या काल्पनिक भय होना फोबिया कहलाता है। वातोत्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? सी जवान महिलाएं में। वातोत्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः उन महिलाओं को अधिक होता है जो जवान तथा अविवाहित होती है क्योंकि तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग है जिसमें महिलाएं में घबराहट, बेचैनी और बेहोशी के लक्षण दिखते हैं। बाद में शादी हो जाने पर यह रोग स्वतः ठीक हो जाता है। सिलिकोसिस एक है फेफड़े संबंधित बीमारी। सिलिकोसिस एक है फेफड़े संबंधित बीमारी। सिलिकोसिस फेफड़े से संबंधित रोग है। धूल कणों में उपस्थित सिलिका शोषण के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुंच जाता है। सिलिका के नियमित रूप से फेफड़े में पहुंचने से यह रोग हो जाता है। नीचे सही जोड़े को एक जो मिलाना है और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ए का 2 रक्त अल्पता लोह तत्व की कमी और बी का 3 हो जाएगा गला घोटू आयोडीन की कमी वाटर। सी का 4 होगा रतौंधी विटामिन की कमी से, बेरी विटामिन बी की कमी से। रक्ताल्पता एनीमिया लौह तत्व की कमी से, गला घोटू वाटर आयोडीन की कमी से और फिर रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से, बेरी विटामिन बी की कमी से। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? सी आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गले होने से शरीर में गले घेंघा रोग नामक रोग हो जाता है। इससे गर्दन फूलकर मोटी कॉलर जैसे दिखाई देने लगती है। आयोडीन के स्रोत दूध, समुद्री भोजन तथा आयोडीन युक्त नमक आयोडाइड साल्ट है। यह थायरॉक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक है। आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं घेंघा रोग से। आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं घेंघा रोग से। ग्वाइटर रोग आयोडीन की कमी से होता है तथा इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को आयोडीन दी जाती है। उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है लोग पीड़ित हैं बेरी से। बेरी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली व्याधि है जो मुख्यतः आहार में थायमिन विटामिन B1 की कमी से होता है। पॉलिश किए हुए चावल में थायमिन बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है अतः इसका सेवन करने वाले व्यक्तियों में बेरी रोग होने की संभावना प्रबल होती है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। डी बेरी। बीमारी का पता लगाने के लिए यंत्र MRI का मतलब होता है सी चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। MRI यानी चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण तकनीक में चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग कर शरीर के विभिन्न भीतरी अंगों की विस्तृत तस्वीर ली जाती है। MRI निम्न में से क्या है? सी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। सी ऑस्टियोपोरोसिस को। BMD परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस अस्थिर रंध्रता रोग की पहचान के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिसमें
जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इस रोग में अस्थि खनिज घनत्व बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाता है तथा अस्थि सूक्ष्म संरचना नष्ट हो जाती है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है अस्थिर अंधता हेतु। बीएमडी परीक्षण किया जाता है अस्थिर अंधता हेतु। बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? बोन मिनरल डेंसिटी। बीएमडी का पूर्ण रूप क्या है? बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? सी मधुमेह के लिए। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन मधुमेह प्रबंधन के लिए लाभदायक। इसके द्वारा शरीर में पिछले 8 से 12 सप्ताह की शुगर की मात्रा का पता लगाया जाता है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है बुलिमिया से। बुलिमिया नर्वोसा एक प्रकार का भोजन संबंधित विकार है। बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन का सेवन कर लेता और फिर वजन वृद्धि कर बचने के लिए मल त्याग आदि माध्यमों से ग्रहण किए गए भोजन को त्याग करने के लिए प्रयासरत रहता है। बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि उसका इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं है कि उसे कितना भोजन करना है। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्त कण से होता है? सी कैडमियम। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्त कण से होता है? कैडमियम। इटाई रोग कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्त कण से होता है। सर्वप्रथम यह रोग जापान के टोयामा प्रांत में देखा गया। खनन कार्य के द्वारा नदियों में कैडमियम के विमोचन से यह रोग फैला है। शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? सी सेलों के अनियंत्रित बहुगुना होना, जिससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना। कैंसर की अवस्था में कोशिकाओं का अनियंत्रित बहुगुणन होता है तथा ये कोशिकाएं पोषक पदार्थों की इतनी अधिक खपत करने लगती है कि शरीर की सामान्य कोशिकाओं को पोषक पदार्थों की पूर्ति नहीं हो पाती है, अतः शरीर की कोशिकाएं स्ने क्षीण होकर समाप्त होने लगती है। कैंसर के रोगी की मृत्यु इसी कारण होती है। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाली जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? सी नाइट्रेट। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग बच्चों के प्रभावित होने की संभावना तब होती है जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 10 ppm से अधिक होती है। इससे बच्चों के होंठ एवं शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। यह नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके उसकी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देता है, जिससे श्वसन क्रिया सुचारू रूप से संपादित नहीं हो पाती है। आगे है दोस्तों, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। सी मिथोग्लोबिन की कारण। ब्लू बेबी सिंड्रोम मिथोग्लोबिनोमिया शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने की रक्त की क्षमता घटने का कारण होती है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता इसका सबसे आम कारण है। प्रमुख रूप से नवजात शिशु इस रोग से प्रभावित होते हैं। शरीर में नाइट्रेट या नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये नाइट्राइट लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके मीथोमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। मीथोमोग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता है और यही स्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम है। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? बी मिथेमोग्लोबिन। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? मिथेमोग्लोबिन के कारण। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। सी हृदयघात से। दिल का दौरा पड़ना हार्ट अटैक के पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु ये हृदयघात से। बीटा ब्लॉकर एक ऐसी औषधि है जिसका उपयोग हृदयघात और उच्च रक्तचाप से बचने के लिए किया जाता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? इसका आंसर जाएगा सी पोटासियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि पोटासियम के अच्छे स्रोत हैं। फास्फोरस हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। लौह तत्व की कमी रक्ताल्पता एनीमिया रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोटासियम अल्पता से संबद्ध है? बी निम्न रक्तचाप। पोटासियम अल्पता से संबंधित है निम्न रक्तचाप। शरीर में पोटासियम की कमी से निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। पोटासियम एक खनिज लवण है जिसका मुख्य स्रोत मांस, दूध, अनाज, फल तथा सब्जियां हैं एवं इस खनिज की लवण की दैनिक आवश्यकता 2 ग्राम होती है। फिर है, यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? बी वृक्क। मूत्र में यूरिन में सामान्यतः 95% जल, 3% अनावश्यक लवणों के आयन, 2.6% यूरिया, 0.3% क्रिएटिनिन तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल तथा अन्य अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अर्थात मूत्र ऐसे तत्वों का संयुक्त उत्पाद है। इसमें एल्ब्यूमिन जो रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन की उपस्थिति एवं उसके प्रभाव से वृक्क किडनी के फेल हो जाने की आशंका होती है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव गुर्दे या वृक्क पर पड़ता है। लंबे समय तक उपवास रखने की सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? डी गुर्दे पर। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? गुर्दे पर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसका सी हो जाएगा ए का 3 आर्सेनिक 74 ट्यूमर,
आर्सेनिक 74 ट्यूमर, फिर है कोबाल्ट 60 कैंसर, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि का सक्रिय, सोडियम 24 रक्त व्यातिक्रम। आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान, कोबाल्ट 60 कैंसर, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि सक्रियता, सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है आर्सेनिक 74। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जिसका आंसर डी हो जाएगा गोल्ड 198 रेटिना 200 का उपचार ये संबंधित नहीं है। गोल्ड 198 सोने का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, इसका प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है, अन्य युग्म सुमेलित है। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? डी रेडियो सोडियम। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन हेतु रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ओंकोजीन संबंधित है कर्क रोग से। ओंकोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। वर्ष 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था, जिसे रॉस अस्कोर्मा वायरस का नाम दिया गया था। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का सिंथेटिक रेडियोधर्मी आइसोटॉप है। कोबाल्ट पर न्यूट्रॉनों की बमबारी के फलस्वरूप गामा किरणें उत्सर्जित होती है। यही कारण है कि यह विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है ये आर्सेनिक 74। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक आर्सेनिक 74 परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का तथा जीव पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों का पता लगाने में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है फास्फोरस 32 कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। इसका आंसर ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड रे। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड विकिरण IR इंफ्रारेड रेडिएशन या अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिसमें इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं में। ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है जिसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। तीव्रता और प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? सी आयनीय विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि निम्न एवं माध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से कैंसर हो सकता है। सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपचार और नवीनतम है? सी तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा IMRT। प्रश्नगत विकल्पों में से सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु IMRT चिकित्सा तीव्रता अर्थात तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी नवीनतम है। यह चिकित्सा पद्धति स्वस्थ कोशिकाओं को क्षति से सुरक्षित करते हुए कैंसर प्रभावित कोशिकाओं को नष्ट करने में चिकित्सक की सहायता करता है। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधित विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधित विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में। प्रमस्तिष्क अंगघात या प्रमस्तिष्क पक्षाघात या सेरेब्रल पाल्सी एक प्रमस्तिष्क संबंधित विकार है। यह विकार विकसित होते मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर संचालन नियंत्रण केंद्र में हुई किसी क्षति के कारण होता है। यह बीमारी मुख्यतः गर्भधारण, बच्चे के समय, जन्म के समय और 3 वर्ष की आयु के बच्चों को होती है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। अल्जाइमर नामक रोग में मानव शरीर का प्रभावित होने वाला ऑर्गन मस्तिष्क है जिसमें मनुष्य की स्मरण क्षमता क्षीण हो जाती है।
अधिकांशतया यह रोग मनुष्यों में 48 से 65 वर्ष के बाद होता है। सर्वप्रथम इस बीमारी को जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ए एलोइस अल्जाइमर ने पहचाना था। अल्जाइमर रोग दो प्रकार का होता है, जिसमें एक वंशानुक्रम प्राप्त होने वाला, जबकि दूसरा मनुष्य की बाद की आयु प्रकट होने वाला। हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रोटीन है? सी, एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन, वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है, वह प्रोटीन है बीटा एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। बीटा एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? ए, आर्विड कार्लसन को। आर्विड कार्लसन को पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए विकास के लिए स्वीडिश न्यूरो साइंटिस्ट आर्विड कार्लसन को वर्ष 2000 के फियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क के एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है और पार्किंसन रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने वाले तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय होने लगता है, जो शरीर में कपकपी, ट्रीमर, अकड़न, रिजिडिटी तथा अधिक गति अक्षमता का कारण बनता है। उनके शोध से यह ज्ञात हुआ कि पार्किंसन रोग मस्तिष्क के कुछ भागों में डोपामाइन की कमी के कारण होता है और इसके लिए एक कारगर औषधि एल डोपा विकसित किया गया। मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरण में से सबसे कम सुप्रभावी अंग है सी, मस्तिष्क। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में से सबसे कम सुप्रभावी अंग है मस्तिष्क। रेडिएशन के माध्यम से सर्वाधिक हानि आंख को होती है, किंतु उसमें सबसे कम प्रभावित मस्तिष्क होता है। पराबैंगनी विकिरणों यूवी और रेडिएशन के कारण जीराडर्मा पिगमेंटोसम नामक त्वचा का रोग हो जाता है। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी द्वारा। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी के द्वारा। विद्युत मस्तिष्क इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी ईईजी द्वारा ब्रेन मस्तिष्क की विभिन्न प्रकार की बीमारी जैसे मिर्गी, मस्तिष्क कैंसर, मस्तिष्क की टीबी इत्यादि को जाना जा सकता है। हंस बर्गर नामक वैज्ञानिक ने मनुष्य की खोपड़ी पर 2 इलेक्ट्रोडों को रखकर मस्तिष्क में पैदा होने वाली तरंगों को रिकॉर्ड किया, जिन्हें ग्राफ के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी को विद्युत मस्तिष्क लेख ईईजी कहते हैं। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है बी, मस्तिष्क। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती है। खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त स्टिमुलेट होती है जो कि मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती है। एनोसिमिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। एनोसिमिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। एनोसिमिया या अघ्राणता या गंध अग्राह्यता में मनुष्य की सूंघने की शक्ति का नाश हो जाता है। फिर है सुमेलित करना विटामिन डी नंबर हो जाएगा संख्या 1 का 4 खैरा, जस्ते का म्लानता, और फिर इसका सी का बी का 3 हो जाएगा एनीमिया लोहे की म्लानता, ग्वाइटर आयोडीन की म्लानता, और स्कर्वी विटामिन सी की म्लानता। खैरा जस्ते की कमी से, एनीमिया लोह की कमी से, ग्वाइटर आयोडीन की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। मिनी माता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई डी, पारा। मिनी माता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई पारा। मिनी माता रोग शरीर के में पारा एचजी की अधिकता के कारण होती है। प्रारंभ में यह जापान की मिनी माता की खाड़ी में पारा समन्वित मछलियां खाने से हुई थी, इसलिए इसे मिनी माता व्याधि की संज्ञा दी गई। इस रोग के कारण शरीर के अंग, होंठ तथा जीभ काम करना बंद कर देते हैं। साथ ही बहरापन, आंखों में धुंधलापन तथा मानसिक असंतुलन भी पैदा होता है। मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण है सी, पारद विषाक्तता। मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण है पारद विषाक्तता। जापान की 1953 में होने वाली मिनी माता व्याधि हुई थी उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थी पारद द्वारा। जापान की 1953 में होने वाली मिनी माता व्याधि हुई थी उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थी पारद द्वारा। मिनी माता व्याधि सर्वप्रथम जापान के मिनीमाटा शहर में ज्ञात हुई थी। यह व्याधि औद्योगिक संदूषित जल में मिथाइल मरकरी की निकासी से मिनीमाटा खाड़ी और सिरानुई सागर में मछलियों के प्रदूषित होने से हुई थी। एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? डी, अस्थमा। एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? अस्थमा। एलर्जी वस्तु विशेष की प्रति मनुष्य की अत्यधिक संवेदनशीलता है जो सामान्य मनुष्यों में नहीं पाई जाती। औषधि, परागकण, धूलकण, रासायनिक पदार्थ इत्यादि एलर्जी का कारण बनते हैं जिन्हें एलर्जेंस कहते हैं। इनके कारण शरीर में अस्थमा, दमा, ज्वर, सिरदर्द, सर्दी इत्यादि रोग हो जाते हैं। कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? ए, फ्लोराइड। कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? फ्लोराइड। जल में फ्लोराइड प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम या गेनुस बेलगम के लिए उत्तरदायी होता है। फ्लोराइड प्रदूषण हड्डियों के लिए विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करता है जो कि हड्डियों की कमजोरी, फ्रैक्चर और अस्थायी विरूपण का कारण बनता है। रिकेट्स और ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिप्लेसिया के कारण भी यह सिंड्रोम हो सकता है।
यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों एवं रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो सकता है ये स्कर्वी का। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों एवं रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो सकता है स्कर्वी का। यदि व्यक्ति सिर्फ दूध, अंडा तथा रोटी का सेवन करता है तो उसके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें स्कर्वी डिजीज हो जाएगा। स्कर्वी में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव घावों के ना भरने का होता है तथा इस रोग में दूसरे महत्वपूर्ण प्रभाव में हड्डी तथा दांत की वृद्धि रुक जाती है। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? सी, आंवला। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आंवला। स्कर्वी विटामिन सी के कमी के कारण होने वाला रोग है। ये विटामिन मानव में कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इस रोग में शरीर में खासकर जांग और पैर में चकत्ते पड़ जाते हैं। रोग बढ़ने पर मसूड़े सूज जाते हैं, फिर दांत गिरने लगते हैं। खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर इत्यादि विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने ल्यूकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है, इसका इस्तेमाल डैश के उपचार में किया जा रहा है। ए, ल्यूकोडर्मा के उपचार में। ल्यूकोडर्मा के इलाज तो विकसित एक हर्बल औषधि है। इसे हल्द्वानी उत्तराखंड स्थित डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला रक्षा एवं जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान DIBER द्वारा विकसित किया गया है। उल्लेखनीय है कि ल्यूकोडर्मा सफेद दाग एक त्वचा रोग है। फिर सुमेलित करना है, इसका भी आंसर हो जाएगा बी। ए का 5 मलेरिया रक्त कोशिकाओं और बी का 4 फाइलेरिया लसिका ग्रंथि, सी का 2 हो जाएगा इंसेफेलाइटिस और फिर डी का 1 हो जाएगा बोन मैरो। मलेरिया रक्त कोशिकाओं, फाइलेरिया लसिका ग्रंथि, इंसेफेलाइटिस मस्तिष्क, ल्यूकेमिया श्वेत रक्तता, बोन मैरो अस्थि मज्जा। फिर सुमेलित करना है फर्स्ट को सेकंड से। ए हो जाएगा इसका आंसर। ए का फर्स्ट मैरिस्मस दीर्घकालिक उपवास, क्वाशरकोर बी प्रोटीन अल्पता, टीबी जीवाणु संक्रमण, हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमण। दीर्घकालीन उपवास तथा भूखमरी की अवस्था में ऊर्जा की पूर्ति है तो शरीर में वसाओं और प्रोटीन्स का विखंडन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वसा ऊतकों तथा पेशियों का क्षय होने लगता है। इसके शिकार व्यक्ति दुबले और कमजोर हो जाते हैं, आंखें भीतर धंस जाती है और बाल झड़ने लगते हैं तथा त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती है। इस रोग को मैरिस्मस का रोग कहते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में यह रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है। पीड़ित बच्चों में वृद्धि रुक जाती है, जबकि भोजन में लगातार प्रोटीन की कमी रहे तो शरीर कमजोर हो जाता है, पैर तथा पेट फूल जाता है, त्वचा सूखी व पपड़ीदार हो जाती है, रोगी सुस्त व कुंठित होने लगती है। इन्हीं सब लक्षणों को सम्मिलित रूप से क्वाशरकोर का रोग कहते हैं। क्वाशरकोर रोग से में पीड़ित को पर्याप्त मात्रा में भोजन तो मिलता है, परंतु उसमें प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती, जबकि मैरिस्मस उपवास के कारण रोगी के शरीर में प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों का अभाव होता है। तपेदिक ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस MTB नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी विषाणु HBV द्वारा होता है। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है मैरिस्मस। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है मैरिस्मस। निम्नलिखित में से किसमें सुमेल है? बी, पीलिया यकृत। सुमेलित क्रम इस प्रकार है: मोतियाबिंद आंखें, पीलिया यकृत, टाइफाइड आंत, निमोनिया फेफड़ा। अबिंदुकता एक बीमारी है आंखों की। अबिंदुकता आंखों से जुड़ी बीमारी है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति की दृश्यता में कमी आ जाती है और वह ऊपर, नीचे और बाएं दाएं की वस्तुओं को उचित ढंग से नहीं देख पाता। इस बीमारी से मुक्ति हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया किस अंग का दोष है? सी, नेत्र। मायोपिया किस अंग का दोष है? नेत्र। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष आंखों में होने वाली एक समस्या है जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है पर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। जिन लोगों को 1.2 मीटर की दूरी के बाद चीजें धुंधली दिखाई देती है उन्हें इस समस्या से प्रभावित माना जाता है। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है: ए, नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है: बी, अवतल लेंस प्रयुक्त करके। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस प्रयुक्त करके ठीक किया जाता है। इस प्रकार के दृष्टि दोष में नेत्र गोलक के कुछ बड़े हो जाने या कॉर्निया अथवा लेंस के अधिक उत्तल हो जाने के कारण फोकस बिंदु तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है तथा पास की वस्तुएं तो साफ दिखती है किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर कुछ आगे बन जाता है।
दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है बी, पास की वस्तु स्पष्ट देखने में। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है पास की वस्तु स्पष्ट देखने में। दूर दृष्टि दोष लॉन्ग साइटेडनेस को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, जिससे पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इसमें सिर्फ दूर की वस्तुओं को ही साफ देखा जा सकता है, क्योंकि पास की वस्तुओं से आई प्रकाशीय किरणें अपवर्तन के बाद केंद्रीभूत होने से पहले ही दृष्टि पटल रेटिना पर पड़ जाती है, अर्थात फोकस बिंदु दृष्टि पटल के पीछे हो जाता है। इस प्रकार के दृष्टि दोष में नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है तथा इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा लगाया जाना चाहिए। आगे, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है रेटिना के पीछे। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है रेटिना के पीछे। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति जो दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। इस दृष्टि दोष में पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टि पटल रेटिना के पीछे फोकसित होती है। आंखों के किस भाग में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं डी, दृष्टि पटल। आंखों के किस भाग में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं दृष्टि पटल। पित्त येलो स्पॉट आंखों की दृष्टि पटल रेटिना के मध्य स्थित एक अंडाकार बिंदु, यही दृष्टि संवेदन सबसे तीव्र होती है। अंध बिंदु वह स्थान है जहां दृष्टि तंत्रिका ऑप्टिक नर्व रेटिना को अच्छी बिंब पर भेजती है। इस स्थान पर प्रकाश संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं का अभाव होता है। रेटिना अपवृद्धि है सी, अग्र मस्तिष्क पश्च की। रेटिना अपवृद्धि है अग्र मस्तिष्क पश्च की। रेटिना अग्र मस्तिष्क पश्च की एक अपवृद्धि के रूप में विकसित होता है। मनुष्य की आंखों में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है सी, अक्षपट रेटिना पर। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंग अक्षपट रेटिना पर स्नायु उद्योगों के रूप में रूपांतरित होती है। वस्तु की उल्टी पड़ती मूर्ति इमेज नेत्र के रेटिना पर पड़ती है। रेटिना की संवेदी कोशिकाओं संवेदित होती है तथा दृक् तंत्रिकाएं इस संवेदना को मस्तिष्क में पहुंचा देती है, जिसे मस्तिष्क अपनी विश्लेषण शक्ति द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब के रूप में अनुभव करता है। यदि आंखों का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है मोतियाबिंद। यदि आंखों का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंखों का रोग को कहा जाता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद रोग आंखों के लेंस के अपारदर्शी होने पर होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती पड़ती है। दृष्टि वैषम्य रोग में कॉर्निया या आंख का लेंस पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं होता है तथा ग्लूकोमा बीमारी में आंख पीछे स्थित दृश्य तंत्रिका धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंख की पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा होता है। मोतियाबिंद होने पर नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है, इसके निदान हेतु अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ए का 3 एट्रोपिन तारा विस्फारण, और फिर बी का 1 हो जाएगा ईथर स्थानीय संज्ञाकरण। सी का 2 हो जाएगा हृदय की तकलीफ, और डी का 4 हो जाएगा मच्छर नियंत्रण। एट्रोपिन एक ट्रोपेन एल्केलॉइड है जिसे एट्रोपा वेलाडोना नामक पौधा से प्राप्त किया जाता है, जिसका प्रयोग नेत्र की तारा विस्फारण डायलेशन ऑफ प्यूपिल में किया जाता है। ईथर एक रासायनिक यौगिक है जिसका सामान्य सूत्र ROR है तथा इसका उपयोग स्थानीय संज्ञाहरण में किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन भी एक रासायनिक यौगिक है जो कि रंगहीन तैलीय भारी विस्फोटक युक्त है, जिसे नाइट्रेटिंग ग्लिसरॉल से प्राप्त किया जाता है तथा इसका उपयोग हृदय की तकलीफ जैसे एंजाइना तथा हार्ट अटैक की तकलीफ इत्यादि में किया जाता है। जबकि पायरेथ्रिन का उपयोग मच्छर नियंत्रण में करते हैं तथा इसे क्राइसेंथियम फोलियम नामक पौधोत्पादक से प्राप्त करते हैं। मानव आंख की पुतली जिस एल्केलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है एट्रापिन। मानव आंख की पुतली जिस एल्केलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है एट्रापिन। मानव आंख की पुतली एट्रापिन एल्केलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है, तथा विकल्प सी सही उत्तर होगा। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। स्लीप एपनिया एक निद्रा संबंधित विकार है जिसमें नींद में श्वसन प्रवाह बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाधित होता रहता है। बायोलॉजिकल रिफ्रेशिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं हड्डियों को जोड़ में उनके
सिरों पर चिकने चिकने एवं लचीले उत्तक की परत चढ़ी होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। यह दोनों हड्डियों के बीच एक गद्दी की तरह कार्य करती है जिस पर हड्डियां आसानी से घूमती है। आयु वृद्धि या चोट आदि कारणों से कार्टिलेज घिसने लगता है और हड्डियां आपस में रगड़ कर खाने लगती है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न रहने लगती है। इस रोग को संधिवात ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। गंभीर रोगियों में संपूर्ण जोड़ प्रतिस्थापन उसका एकमात्र इलाज। हालांकि आजकल संपूर्ण जोड़ प्रतिस्थापन के विकल्प के तौर पर केवल जोड़ों की गठिया वाली सतह को ही बदलने की सुविधा भी चिकित्सा विज्ञान में उपलब्ध है, जिसे ज्वाइंट रिफ्रेसिंग या बायोलॉजिकल रिफ्रेसिंग के नाम से जाना जाता है। घुटनों, कंधों, नितंबों, एडी जैसे कशेरुकी प्राणियों के शरीर के जोड़ों का उपचार इस आधुनिक शैली तकनीक द्वारा किया जाता है। इस प्रकार उत्तर के तौर पर दिए गए चारों विकल्पों में से किसी भी एक का चयन किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रारंभ में जो उत्तर कुंजी आंसर की जारी की थी उसने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना था, परंतु बाद में जारी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? बी, रक्तक्षीणता। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रक्तक्षीणता। शरीर में लोहे की कमी से रक्तक्षीणता एनीमिया की बीमारी हो जाती है। मानव शरीर में लोहे की प्रतिदिन आवश्यकता 12 से 20 मिलीग्राम होती है तथा इसका स्रोत मांस, अंडे, फलियां, अनाज तथा हरी सब्जियां हैं। यह हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक है। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है सी, रक्तहीनता। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है रक्तहीनता। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? डी, यकृत का शोषण रोग। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? यकृत का शोषण रोग। अत्यधिक मात्रा में मदिरा के सेवन से लिवर सिरोसिस या यकृत का शोषण रोग हो जाता है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती है और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है सी, तंबाकू युक्त गुटखा। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक बीमारी का कारण है तंबाकू युक्त गुटखा। या मुंह में सूजन और मुंह के अंदर फाइब्रोसिस ऊतकों से जुड़ा एक दुर्लभ विकार है। यह बीमारी मुंह के अंदर ब्लिस्टरिंग और छालो लालिमा के साथ शुरू होता है और अंत में कड़ी रेशेदार ऊतकों के रूप में बदल जाता है। मुंह के अंदर का भाग कठोर हो जाता है जिसके कारण खाने, बोलने और मुंह खोलने जैसे मौखिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। यह बीमारी एशियाई और भारतीय क्षेत्रों में तंबाकू युक्त गुटखा चबाने से जुड़ा है। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है सी, यकृत। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है यकृत। पीलिया जॉन्डिस एक घातक रोग है जिसमें यकृत प्रभावित होता है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती तथा पीला बिलिरुबिन रुधिर में नहीं रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है तथा इसमें त्वचा एवं नेत्र पीले पड़ जाते हैं। उपयुक्त उपचार के अभाव में रोगी की मृत्यु हो सकती है। कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? डी, पीलिया। कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? पीलिया। प्रश्नगत बीमारियों में मम्प्स, कॉलेरा एवं तपेदिक संक्रामक रोग है जबकि पीलिया अपने आप में एक संक्रामक रोग नहीं है। पीलिया रोग जॉन्डिस में त्वचा एवं नेत्र पीली पड़ जाती है, मूत्र पीला, हरा सा और मल भूरा हो जाता है। निम्न में से कौन सा एक बीमारी नहीं है? इसका उपरोक्त प्रश्न में दिए गए विकल्प में सारों बीमारी संक्रामक इन्फेक्शन की श्रेणी में आती है। मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए, विटामिन डी की कमी के कारण। मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस बीमारी की कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी प्रायः सभी प्राणियों की हड्डियों के लिए उपयोगी है जिसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। यह रोग मुर्गियों में ही नहीं मनुष्यों में भी होता है। विटामिन डी प्रायः दूध, अंडों तथा सूरज की किरणों से प्राप्त किया जा सकता है। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? गुर्दा को। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? गुर्दा को। ब्राइट्स रोग को यूरेमिया भी कहते हैं तथा यह शरीर के गुर्दे किडनी को प्रभावित करता है। इस रोग में वृक्कों की कार्य की फिजियोलॉजी गड़बड़ हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। फुफ्फुस धूलिमयता न्यूमोकोनियोसिस से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत हैं बी, कोयला खनन उद्योग में। फुफ्फुस या न्यूमोकोनियोसिस से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कोयला खनन उद्योग में कार्यरत हैं। इसमें श्रमिकों के फेफड़े, लंग्स प्रभावित होते तथा सांस लेने में तकलीफ होती है। गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है जिसके कारण उसे ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है। अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण है रक्त में असामान्य रक्त शर्करा सांद्रता। यदि किसी मनुष्य के रुधिर में असामान्य शर्करा सांद्रता उत्पन्न हो जाती है तो उसे ऐंठन, मिर्गी और बेहोशी हो जाती है। ऐसे मनुष्य की कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाती है। शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन रक्त में शर्करा, शुगर का नियमन करता है। मैड काउ रोग का कारक है डी, प्रेयांस। मैड काउ रोग मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक घातक रोग है
मस्तिष्क में उपस्थित प्रायोन नामक विकृत प्रोटीन इस रोग का कारक है। इंटरफेरोन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए एट कैंसर। इंटरफेरोन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए कैंसर। इंटरफेरोन एक प्रकार का प्रोटीन है। इंटरफेरोन अल्फा 2A का प्रयोग गुर्दे एवं रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है वह है गठिया गाउट। गठिया गाउट गठिया में रोगी की गांठों में असह्य दर्द होता है। यह रोग खून में यूरिक अम्ल के अत्यधिक उच्च मात्रा में पाए जाने से होता है। निम्न में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? मधुमेह। निम्न में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? मधुमेह। प्रश्नगत रोगों में से पीलिया, काली खांसी और चेचक को वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु मधुमेह के लिए वैक्सीनेशन नहीं होता है। मधुमेह अग्नाशय से संबंधित रोग है जो इंसुलिन का पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण होता है। इस रोग में शर्करा की मात्रा रक्त और मूत्र में आ जाती है। इंसुलिन का पर्याप्त मात्रा में स्राव नहीं होने पर यकृत में ग्लाइकोजन संचित नहीं हो पाता है और रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह से संबंधित प्रोड्रोग एक सामान्य रोग है? इसका आंसर डी हो जाएगा 1 व 3। रक्त में शर्करा का उच्च स्तर होना, रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा। अग्नाशय की लैंगरहैंस की रूपिकाओं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं बीटा सेल्स से जब अल्प मात्रा में इंसुलिन का स्राव होता है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में मधुमेह रोग डायबिटीज की संभावना बढ़ जाती है। यह रोग सामान्यतः प्रौढ़ व्यक्तियों में होता है। किस अंग की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है? ए अग्नाशय। किस अंग की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है? ए अग्नाशय। निम्नलिखित में से किसके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाता है? डी मेथी के बीज। निम्नलिखित में से किसके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाता है? मेथी के बीज। मेथी एक आवृत्त बीजी पादप है जिसका बीज मधुमेह डायबिटीज के रोगी को रक्त शर्करा ब्लड शुगर को सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाता है। इसके अलावा यह पौधा शरीर में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। यह स्तन तथा कोलन के कैंसर से बचाव में भी उपयोगी होता है। क्योंकि मेथी के पौधे का मुख्य उपयोग पाचन में सहायता से है, भारतवर्ष में मेथी के बीज को मेथी का दाना कहा जाता है, जो कि पुष्प में निषेचन के बाद बीजांड ओव्यूल से निर्मित होता है। ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि करी पत्ता भारत का देशज और फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। किस रोग के इलाज के लिए करी पत्ता का दावा किया जाता है? मधुमेह। ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि करी पत्ता भारत का देशज है और फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। किस रोग के इलाज के लिए करी पत्ता का दावा किया जाता है? मधुमेह। ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि करी पत्ता भारत का देशज है तथा फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। यह मधुमेह के इलाज के लिए उपयोगी है। मधुमेह इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होने वाली बीमारी है। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था F.G. बेंटिंग ने। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था F.G. बेंटिंग ने। सन 1923 में कनाडा के दो वैज्ञानिक बेंटिंग तथा वेस्ट ने मैक्लियोड नामक व्यक्तियों की सहायता से इंसुलिन नामक हार्मोन का सक्रिय सत्व तैयार किया, जिसके लिए बेंटिंग तथा मैक्लियोड को नोबेल पुरस्कार 1923 दिया गया। इंसुलिन हार्मोन का संबंध रुधिर में ग्लूकोज के नियमन से है। सीयूटी का सर्वसामान्य दुष्प्रभाव है रक्तस्राव। सीयूटी का सर्वसामान्य दुष्प्रभाव है रक्तस्राव। सीयूटी का सर्वसामान्य दुष्प्रभाव रक्तस्राव है। पहली बार रक्तस्राव एक सामान्य समस्या जब सीयूटी लगाया जाता है। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग है फुफ्फुस फेफड़े। एम्फाइसीमा एक प्रकार का क्रॉनिक प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है जिसमें मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। हृदय घात में निम्नलिखित में इसका सही क्रम क्या होता है? इसका आंसर बी हो जाएगा 2-4-2-4-1-3। 2-4 तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल, हृदय धमनियों से रक्त के थक्कों का पहुंचना, वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना, रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति। हृदय घात में तंतु ऊतकों में से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल एवं अन्य लिपिड पदार्थों के जमा हो जाने से हृदय धमनियों में रक्त का थक्का पहुंच जाता है तथा उसमें वाहिका के आंतरिक द्वार संकीर्ण हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में रक्त, ब्लड तथा ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति होती है। मोटापा, अत्यधिक तनाव, धूम्रपान, वसायुक्त आहार इत्यादि इस रोगों के प्रमुख कारण होते तथा इसके उपचार हेतु रुधिर स्कंदन रोधी एंटीकोगुलेंट औषधियों का उपयोग किया जाता है।
एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बी, एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है। एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं? एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है। एस्पिरिन, जिसे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, एक न्यूरोलॉजिकल सक्रिय दवा है जो अक्सर हल्के दर्दों से छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक, ज्वर शामक तथा शोथ निरोधी दवा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। एस्पिरिन का प्रयोग लंबे समय के लिए कम मात्रा में हृदयाघात, मस्तिष्क आघात और रक्त के थक्कों की रोकथाम के लिए भी किया जाता है। एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? डी, एस्पिरिन निश्चेतक। एस्पिरिन निश्चेतक क्लोरोमाइसिटोन, क्लोरोमाइसिसेटिन टाइफाइड नाशी, क्रिस्टल वायलेट पुतिरोधी, क्विनिन मलेरिया रोधी, एस्पिरिन दर्द निवारक। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है, वह होती है डी, इनमें से कोई नहीं। जब कोई हृदय धमनी अवरुद्ध हो जाती है तो शल्य क्रिया द्वारा शरीर के किसी अन्य भाग से नस निकालकर उसे हृदय की धमनी में अवरुद्ध हुए स्थान के समानांतर जोड़कर हृदय में निर्बाध रक्त प्रवाह हेतु वैकल्पिक रक्त प्रवाह बाईपास बना देते हैं। इसी शल्य क्रिया तकनीक को बाईपास सर्जरी कहते हैं। प्रायः छाती के अंदर से मेमोरी धमनी या हाथ से रेडियल धमनी या पैर से सेफनस वेन निकालकर हृदय की धमनी से जोड़ी जाती है। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? सी, कार्डियोलॉजी विभाग में। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? कार्डियोलॉजी विभाग में। प्राय अस्पताल की हृदय रोग विभाग कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में कैथ लैब होती है। कोरोनरी धमनी रोग की पहचान एवं उसके उपचार हेतु विभिन्न परीक्षणों एवं प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए चिकित्सक इस लैब का प्रयोग करते हैं। भारत में आज रोग निवारण करने के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वह है जीरोफ्थैल्मिया। भारत में आज रोग निवारण के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को अपरम अग्रता देना आवश्यक है वह है जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया नेत्र में विटामिन ए या रेटिनॉल की कमी से होने वाला एक प्रमुख रोग है, जिसमें नेत्र की कॉर्निया की कोशिकाएं सूखने लगती है तथा स्तल्कीय भवन हो जाता है और दृष्टि क्षमता प्रभावित हो जाती है, अतः इस पर ध्यान देना आवश्यक है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? सी, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है, यह सहज कार्यों को नियंत्रित करती है, अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कलाई खंज अधिक मात्रा में खाने से होता है खेसरी के दाल के। कलाई खंज अधिक मात्रा में खाने से होता है खेसरी के दाल के। खेसरी दाल खेसारी पल्सेस को भोजन के रूप में अत्यधिक उपयोग करने से शरीर में कलाई खंज नामक रोग हो जाता है। औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट बने होते हैं। औषधि वितरण में काम आने वाले वेजिटेरियन खाली संपुट ब्लैंक मॉन्डी स्टार्च से, जबकि नॉन वेजिटेरियन खाली संपुट स्लेस गिलेटिन से निर्मित होते हैं, जो कि पेट में जाकर आसानी से गल जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप दवा बिना किसी अवरोध के शरीर में पहुंच जाती है। क्या अपरूपांतरण मेटासिस एक प्रक्रिया जिसके द्वारा बी, रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानीय अंगों तक फैलती है। कैंसर कोशिकाओं का शरीर के एक अंग से दूसरे निकटवर्ती अंग में फैलना अपरूपांतरण मेटासिस कहलाता है। कई महीनों या वर्षों तक कैंसर कोशिकाएं शरीर के एक हिस्से में रहती है और धीरे धीरे बढ़ती, यहाँ तक कि कैंसर पहले स्टेज का होता है। फिर यह कोशिकाएं या अगल बगल की स्वस्थ कोशिकाओं को प्रभावित करती है तो यह उस अंग के लिम्फ नोड तक पहुंच जाती है। यहाँ कैंसर द्वितीय स्टेज का होता है। लिम्फ नोड या रक्त वाहिनियां इन कोशिकाओं को शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने लगती है। यह कैंसर का तीसरा स्टेज होता है। इसे मेटास्टेसिस और अपरूपांतरण कहते हैं। प्रमुख पादप रोग निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डी, गन्ना बुकनी रोग। गन्ना बुकनी रोग। बुकनी रोग गन्ने से नहीं बल्कि मुख्यतः जौ, अंगूर एवं गेहूं, प्याज, नाशपाती आदि से संबंधित है। अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? धान हरित बाल। धान हरित बाल हरित बाल रोग में बाजरे में पाया जाता है। इसमें बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियों सी बन जाती है, जिससे पूर्ण बाली झाड़ू के समान दिखाई देती है और पौधे बौने रह जाते हैं। शेष विकल्प सही सुमेलित है। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? बी, जिंक की कमी से। जिंक एक लघु मात्रा पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स है, जिसकी पौधों में को बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। इस तत्व की कमी से पौधों की पत्तियां छोटी रह जाती है, पौधे बौने रह जाते हैं तथा पौधों की नई पत्तियां व पत्तियों के शीर्ष लगभग सफेद सी हो जाती है, जिसे सफेद कली या व्हाइट बड रोग कहते हैं। यह रोग मक्के में पाया जाता है।
मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है जिंक की कमी। मक्का की पत्तियों का सफेद शीर्ष का सफेद होना सूचक है जिंक की कमी। पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। पायरिला किस फसल के कीट है? सी, गन्ना। पायरिला किस फसल का कीट है? गन्ना। गन्ना पर फुदकी पायरिला एक छोटा सा पतंगा होता है जो गन्ने की पत्तियों एवं तनों का रस चूसता है। इसकी गिडार गन्ने में जगह जगह सुराख बना देती है। इससे गन्ने की फसल की वृद्धि रुक जाती है तथा वह सूखा सा हो जाता है, अर्थात यह कीट गन्ने के लिए अत्यंत ही हानिकारक होता है। सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। बी, सरसों का। सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है सरसों का। ब्रेसिकेसी कुल के सदस्यों मुख्यतः सरसों मस्टर्ड का एक महत्वपूर्ण कवक रोग सफेद कीट व्हाइट रस्ट है जो कि सिस्टोपस कैंडिडा या एल्बुगो कैंडिडा नामक कवक द्वारा फैलता है। इस रोग में पौधों के तने, पत्ती तथा पुष्पक्रम पर गहरे उभार रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप पौधे की उपक्षमता घट जाती है। इसके उपचार हेतु कवकनाशी फंगिसाइड्स का प्रयोग करना चाहिए। गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग हैं काला कीट और स्मट। गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग है काला कीट और स्मट। गेहूं की फसल पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक जनित रोग काला कीट ब्लैक रस्ट तथा स्मट है। गेहूं का काला कीट नामक रोग पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिट्रिसाई द्वारा गेहूं तथा गेहूं का स्लथ स्मट रोग अस्टिलेगो नूडा ट्रिट्रिसाई द्वारा होता है। करनाल बंट रोग है। बी, गेहूं फसल का। करनाल बंट रोग है गेहूं फसल का। करनाल बंट एक फफूंद जनित रोग है जो टेलेसिया वंश के कवकों टेलेसिया इंडिका से होता है। यह गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला प्रमुख रोग है। धान की टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है हरी पत्ती के फुदके द्वारा। टुंगरो दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला धान का एक रोग है। इस रोग का कारक दो विषाणुओं का समूह है आरटीएसबी राइस टुंगरो स्पेरिकल वायरस, आरटीबीवी राइस टुंगरो वेसिलीफोरम वायरस। ये दोनों ही विषाणु एक साथ हरी पत्ती के फुदके द्वारा प्रसारित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सी, झूठ कंड फॉल्स स्मट जो में पाए जाने वाला रोग है। मिथिया कंड अथवा झूठ कंड फॉल्स स्मट धान की फसल का रोग है। अन्य विकल्पों में दिए गए कथन सत्य हैं। आलू में ब्लैक हॉट का कारण कौन है? सी, ऑक्सीजन की कमी। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण कौन होता है? ऑक्सीजन की कमी। आलू में ब्लैक हार्ट रोग एक अजैविक रोग है। यह रोग भंडारण के समय ऑक्सीजन की कम उपलब्धता के कारण होता है। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है टिक्का। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है टिक्का। मूंगफली का टिक्का रोग मूंगफली की फसल हेतु अत्यधिक हानिकारक है। यह रोग सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा नामक कवक से होता है। भिंडी में पित्तवर्ण सिरा की बीमारी होती है सफेद मक्खी से। भिंडी में पित्तवर्ण सिरा की बीमारी होती है सफेद मक्खी से। भिंडी का पित्तवर्ण सिरा येलो वेन मोजेक रोग एक विषाणुजन्य रोग है। सफेद मक्खी इस विषाणु की वाहक है। येलो वेन मोजेक गंभीर बीमारी है भिंडी की। येलो वेन मोजेक गंभीर बीमारी है भिंडी की। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। डी 1, 2, 3, 4 पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा, बहती हवा। ये सब कौन से पादप रोग फैलाते हैं? ये सभी पादप रोग फैलाते हैं। पादप रोग वैज्ञानिक है फाइटोपैथोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के 3 शब्द पाइथोन पादप पैथोज रोग व लोगोज ज्ञान से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है पादप रोगों का ज्ञान या अध्ययन। इसके अंतर्गत पादप रोगों के लक्षणों, कारणों, रोगों से हानि एवं उनके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न विषाणु, जीवाणु तथा कवक आदि पादपों के प्रमुख रोगाणु पैथोजन है जिनके प्रसार डिसेमिनेशन में पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा, बहती हवा, पराग, पोलन, जानवर आदि की विशेष भूमिका होती है। आगे निम्न में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर ये हो जाएगा धान उखठा। ये सुमेलित नहीं है। उखठा रोग विल्टिंग मुख्यतः पौधों की पत्तियों से संबंधित है। इस रोग के कारण पत्तियां सूखने लगती है। उखठा रोग मुख्य रूप से दलहनी एवं तिलहनी फसलों का रोग है। यह मुख्यतः अरहर, गन्ना एवं चना आदि फसलों को प्रभावित करता है। इस रोग का संबंध धान से नहीं, अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित है।